Assalamualaikum. Welcome to Star Center History of Pakistan 10th class page number 13. नवाज शरीफ फर्स्ट regime 1990 to 1993 यानी 1990 से 1993 तक में जो मोहम्मद नवाज शरीफ का सबसे पहला दौर था, फर्स्ट टाइम जब ये आए थे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे 10th क्लास NBF वाले जो हैं. Elections of 1990 and establishment of Mohammad Nawaz Sharif government. National Assembly elections were held on October 24, 1990. Islami Jamhuri Ittihad contested elections under the leadership of Mohammad Nawaz Sharif. IJI won 105 seats. Pakistan People's Party was able to secure only 46 seats. Nawaz Sharif was sworn in as Prime Minister of Pakistan in November 1990. 1990 के इंतखाबात और नवाज शरीफ की हुकूमत का क़याम. 24 अक्टूबर 1990 को कौमी असम्बली के इंतखाबात हुए. नवाज शरीफ की क़यादत में इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद को कौमी असम्बली में 105 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हुई, जबकि पीपल्स पार्टी को सिर्फ 46 यानी 46 नशिस्तें मिली. नवंबर 1990 में मोहम्मद नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ओहदा संभाल लिया. ठीक है. इम्पॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ नवाज शरीफ गवर्नमेंट. अब नवाज शरीफ साहब जब ज़ेर इक़्तिदार आए फर्स्ट टाइम, तो उन्हें जिन चीज़ों जो उनके प्लान्स थे और जो कुछ उन्होंने मनसूबाबंदी की वेरी फर्स्ट टाइम, द न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट हैड टू फेस मैनी चैलेंजेस. नई हुकूमत को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा. लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस वाज डिसमेल एंड इकोनॉमी वाज डिवास्टेटेड. मैशियत जो है वो तबाह हो चुकी थी. इकोनॉमी कहते हैं मैशियत को. अमन व अमान की सूरत हाल बहुत ख़राब थी. ठीक है. फॉरेन एड हैड बीन कट ड्यू टू न्यूक्लियर प्रोग्राम. न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से फ़ॉरेन जो एड थी वो भी ख़त्म हो चुकी थी. नवाज शरीफ बिलीव्ड इन लिबर्टी जो होता है ना, जैसे वर्ड आज़ादी, लिबर्टिंग द इकोनॉमी फ्रॉम स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल. अच्छा, नवाज शरीफ यकीन रखते थे इस बात पर कि जो इकोनॉमी है, मैशियत जो है, उसे हुकूमत के सख्त कंट्रोल से बाहर होना चाहिए. ठीक है. यानी कि उनको सख्त हुकूमती कंट्रोल से आज़ाद वो करना चाहते थे. उनका ये फ़लसफ़ा था कि मैशियत को हुकूमती कंट्रोल से आज़ाद होना चाहिए. ही बिलीव्ड दैट नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज हैड डिस्ट्रॉयड द इकोनॉमी. उन्हें यकीन था इस बात पर, क्या ये उनका मानना था कि नेशनलाइजेशन जो की गई थी, कौमियाना का जो पॉलिसी थी, उसकी वजह से मैशियत बहुत बुरी तरह से तबाह हुई थी. ही देयरफॉर स्टार्टेड अ पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन. उन्होंने उसके उलट पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई, जो कि प्राइवेटाइजेशन की यानी कि ज़ाती कारोबार की पॉलिसी थी. ठीक है. प्राइवेटाइजेशन या निजकारी इसे कहते हैं. ज़ाती तौर पर उन्होंने लोगों को आज़ादी दी थी कारोबार वगैरह करने की. प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया था चीज़ों को. As a first step, the government instituted a privatization commission. पहले नंबर पे गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया कि उन्होंने प्राइवेटाइजेशन कमीशन कायम किया. The government denationalized industrial units and other financial institutions, including banks. हुकूमत ने 115 सनती यूनिटों और इक्तसादी इदारों को बतदरीज हुकूमती तहवील से निकाल कर निजी बनाने का फ़ैसला किया, यानी प्राइवेट करने का. इनमें बैंक भी शामिल थे. इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड शॉर्टेज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, नवाज शरीफ गवर्नमेंट स्टार्टेड येलो कैब स्कीम. उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी का मसला हल करने के लिए पीली टैक्सी की स्कीम शुरू की. Nawaz Sharif believed that an infrastructure of quality roadways was essential for the economic development of the country. He therefore started building world-class motorways in the country. नवाज शरीफ को इस बात पर भी यकीन था, या वो ये समझते थे कि जो शाहराहें यानी सड़कें होती हैं, इक़्तिसादी तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं, तो लिहाजा उन्होंने पूरे मुल्क में मोटरवेज़ बनाने पर तवज्जो दी. ठीक है. द 333 kilometer long 6-lane Islamabad Lahore motorway was first phase of this project, which was completed in his second tenure as Prime Minister.
इस मंसूबे का पहला मरहला 333 किलोमीटर लंबी 6 रोया सड़क लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे थी, जो नवाज शरीफ के दूसरे दौरे हुकूमत में नवंबर 1997 में मुकम्मल हुई, यानी 1997 में। मोटरवे प्रोजेक्ट वाज लेटर एक्सटेंडेड टू पेशावर एंड टू फैसलाबाद। मोटरवे का जो मंसूबा था ये पेशावर और फैसलाबाद तक मुकम्मल हुआ, यानी यहाँ तक भी फैलाया गया। आफ्टर द completion of motorway up to मुल्तान, the project has been extended up to कराची एंड गवादर। और जब ये मंसूबा पेशावर और फैसलाबाद वाला मुकम्मल हो गया तो मुल्तान तक मुकम्मल करने के बाद कराची और गवादर तक की तामीर जारी है, ठीक है, यानी कि ये सिलसिला अभी तक भी जारी है। In order to improve the conditions of the farmers, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स यानी कि ज़रूरी इक़दार, ज़रूरी पॉलिसियाँ जो हैं वो बनाई गई किसानों की हालत को बेहतर करने के लिए। द प्रोविंसेस हैड अ डिस्प्यूट regarding the distribution of Indus waters with the efforts of the province had a in order to improve the condition of farmers, agricultural reforms were introduced. The provinces had a dispute regarding the distributions of Indus waters with the efforts of the government. This dispute was amicably resolved through an agreement. किसानों की हालत को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी पॉलिसी बनाई गई। दरिया सिंध के पानी की तकसीम पर सूबों की दरमियान जो इख्तलाफात थे इनको एक मुआहदे के ज़रिए हल कर दिया गया। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प टू द नीडी, ज़रूरतमंदों की मदद के लिए, माली मदद के लिए ख़ास तौर पर बैतुल माल वाज इंस्टीट्यूटेड इन 1992। 1992 में बैतुल माल का क़याम अमल में लाया गया। पॉजिटिव चेंजेस वर मेड इन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द कंट्री। खारजा पॉलिसी मुल्क की जो थी उसमें मुस्बत तब्दीलियाँ लाई गई। द गवर्नमेंट मेड एफर्ट्स टू ब्रिंग वेरिंग अफगान ग्रुप्स ऑन निगोसिएशन टेबल। अमन कायम करने के लिए मुख्तलिफ अफगान रहनुमाओं को मुज़ाकरात की टेबल पर बिठाया गया, यानी कि उनको इस बात पर राज़ी किया गया कि आप आएँ और इस मसले को हल करने की कोशिश करें, ठीक है। इंडिया वाज ऑफिशियली इन्वाइटेड टू रीसॉल्व द कश्मीर डिस्प्यूट। मसला कश्मीर को हल करने के लिए इंडिया को ऑफिशियली यानी सरकारी तौर पर इन्वाइट किया गया कि आए और इस मसले को हल करें। बट दीज एफर्ट्स डिडंट सक्सीड ड्यू टू द इंडियन एरोगेंस। मगर हिंदुओं का जो इंतहा पसंद रवैया था उसकी वजह से, यानी कि भारत को दावत तो दी गई थी लेकिन उनके रवैये की वजह से इस मसले का हल नहीं निकल सका। एरोगेंस कहते हैं गुस्से को, ज़िद को। तो इंडिया की ज़िद की वजह से ये मसला हल ना हो सका और इसी दौरान में क्या हुआ कि हिंदू एक्सट्रीमिस्ट जो हिंदू इंतहा पसंद थे डिमोलिश्ड, उन्होंने शहीद कर दिया द हिस्टोरिक बाबरी मस्जिद इन 1992। 1992 में यह हादसा हुआ था कि इंडियंस इंतहा पसंदों ने हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था जो तारीखी बाबरी मस्जिद थी। एंड द नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान condemned this brutal incident by passing a revolution. During this period, Pakistan tried her best to improve relations with all countries of the world in general and the United States of America in particular. अच्छा जी, इन्होंने ये किया कि बाबरी मस्जिद को शहीद किया तो इस पर कौमी असम्बली में करारदाद मजम्मत मंजूर कर दी गई, यानी इसके ख़िलाफ़ इसी दौर में शदीद मजम्मत की गई। और क्यों ना होती, एक मुसलमानों की मस्जिद हमारी शहीद कर दी गई थी। तो आलमी बरादरी खुसूसन अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश की गई, ख़ास तौर पर अमेरिका से, ठीक है, ताल्लुकात को बेहतर नवाज हुकूमत में ये सब किया गया। डिसमिसल ऑफ नवाज शरीफ गवर्नमेंट। नवाज शरीफ की हुकूमत की बरतरफी यानी कि ख़त्म कैसे हुई पहली हुकूमत। प्रेसिडेंट गुलाम इसाक खान चार्ज द गवर्नमेंट ऑफ harassing its opponents as well as of gross irregularities in the process of privatization, dismissed the government on the basis of these allegations. जो सदर गुलाम इसाक खान थे उन्होंने नवाज शरीफ की हुकूमत पर मुखालिफिन को हरासा करने, निजकारी यानी कि प्राइवेटाइजेशन के अमल में बेकायदगियों का इल्ज़ाम लगाया और हुकूमत को बरतरफ कर दिया।
नवाज शरीफ चैलेंज हिज डिसमिसल इन द सुप्रीम कोर्ट। नवाज शरीफ ने अपनी हुकूमत की बरतरफी के लिए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड इन फेवर ऑफ नवाज शरीफ एंड ऑब्जर्व दैट द डिसमिसल वॉज इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को नवाज शरीफ का साथ देते हुए, यानी कि उन्होंने नवाज शरीफ की बात सुनी और उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने सदर गुलाम साहब खान के इक़दामात को गैर आइनी करार देते हुए हुकूमत को बहाल करने का फ़ैसला किया। ताहम इसके नताइज क्या हुए कि द गवर्नमेंट स्टूड रिस्टोर्ड इन प्रिंसिपल बट differences between the president and the prime minister were so grave in nature that smooth running of the government had become impossible. In these circumstances, in हालात में chief of the army staff intervened and convinced both the prime minister and the president to resign. इसके नताइज क्या हुए कि वो दोनों के दरमियान, यानी वज़ीर आज़म और सदर जो है, इनके दरमियान ताल्लुकात। बेनज़ीर भुट्टोज सेकंड रिजीम 1993 टू 1996। अब दूसरी बार जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का दौर आया, ठीक है, जब नवाज शरीफ की बरतरफी हुई तो उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का दोबारा से दौर आया। पेज नंबर है 10th क्लास हमारे पास 14 और हमारा चैप्टर यूनिट नंबर 1 हिस्ट्री ऑफ द पाकिस्तान। In 1993 general elections, neither of the big political parties was able to secure majority in the National Assembly. 1993 में होने वाले इंतखाबात में कौमी असम्बली में किसी बड़ी पार्टी को फैसला कुन अक्सरियत हासिल नहीं हुई थी। तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरी छोटी जमातों को साथ मिलाकर हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई। द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हाउएवर वाज एबल टू फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ स्मॉल पार्टीज़। ये जो मैंने अभी आपको बात बताई कि छोटी पार्टियों की मदद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई। Benazir Bhutto became Prime Minister of Pakistan for the second time on October 1993 and Sardar Farooq Ahmad Khan Lagari took oath at the President of Pakistan. और दूसरी बार फिर बेनज़ीर साहिबा 19 अक्टूबर 1993 को वज़ीर आज़म मुंतखब हुई दोबारा से, ठीक है, दूसरा दौर आया इनका। और सरदार फ़ारूक अहमद ख़ान लगारी जो है उन्होंने अपना सदर का ओहदे का हल्फ उठाया, ठीक है। औद कहते हैं हल्फ को, मैं काफ़ी दफ़ा आपको बता चुकी हूँ। इम्पॉर्टेंट मेजर्स, अब यहाँ पे जो अहम इक़दाम किए गए वो क्या थे? ड्यूरिंग हिज सेकंड टेन्योर एज ए प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर टुक मैनी स्टेप्स फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द इकॉनमी। दूसरी बार के अपने दौर हुकूमत में बेनज़ीर साहिबा ने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट अपनी मईशत को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम उठाए। एन एग्रीमेंट वर्थ $4.15 बिलियन इन्वेस्टमेंट बाय साउथ कोरिया वाज साइंड। एक एग्रीमेंट साइन किया गया $4 अरब 15 करोड़ की सरमायाकारी का जिसमें मुआहदा किया गया कोरिया के साथ, जनूबी कोरिया के साथ। In March 1994, another agreement for the manufacturing of the tanks and armored vehicles in the heavy rebuild factory, जो now heavy industries Tesla, was signed by China and Pakistan. मार्च 1994 में पाकिस्तान और चीन के माबैन हैवी रीबिल्ड फैक्ट्री, जो कि अब हैवी इंडस्ट्रीज टेस्ला के नाम से मशहूर है, में टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तैयार करने का मुआहदा हुआ। As a result of the personal efforts of the Prime Minister, the American Congress passed the Brown Amendment on October 24, 1995. This amendment relaxed the sanctions which Pakistan was facing. In April 1995, Pakistan and America signed 62 memorandums regarding $6 billion US investment in Pakistan. 24 अक्टूबर 1995 को अमरीकी कांग्रेस से ब्राउन तरामीम की मंजूरी के नतीजे में पाकिस्तान पर आयद पाबंदियों में नरमी हुई। अप्रैल 1995 में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान $6 अरब की सरमायाकारी की 62 याददाश्तों पर दस्तखत हुए, ठीक है। इन जनवरी 1995 द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द
नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसे कि नस्ट कहते हैं, इन रावलपिंडी। जनवरी 1995 में वज़ीर आज़म ने रावलपिंडी में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी नस्ट का इफ्तिताह किया। तो ये कौन सा दौर था? बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का दौर था, और 1993 से लेकर 1996 वाला इनका दौर था, जिसमें 95 में इन्होंने नस्ट यूनिवर्सिटी का, जनवरी 1995 में इन्होंने नस्ट यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह किया था। ये बहुत ध्यान से आप चीज़ें किया करें, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों को। द प्राइम मिनिस्टर laid the foundation stone of a port and a naval base on the coast of the मकरान। वज़ीर आज़म ने साहिल मकरान पर बंदरगाह और बहरी अड्डे का संगे बुनियाद भी रखा। A 1320 megawatt coal power generation plant was inaugurated by the Prime Minister Benazir in January 1995। जनवरी 1995 में वज़ीर आज़म ने थर में कोयले से चलने वाली 1320 मेगावाट बिजली घर का संगे बुनियाद रखा। ये भी इस दौर की एक अहम चीज़ थी। फिर डिसमिसल ऑफ बेनज़ीर भुट्टो सेकंड गवर्नमेंट, दूसरी जो बेनज़ीर साहिबा की हुकूमत थी उसकी बरतरफी का जो था वो क्या सूरत हाल थी, उसकी हेडिंग आप आगे से करेंगे। द कंट्री फेस्ड ग्रेव इकोनॉमिक क्राइसिस ड्यूरिंग द सेकंड टेन्योर ऑफ द बेनज़ीर। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की दूसरी हुकूमत में भी मुल्क को शदीद मुआशी बहरान का सामना रहा। दिस गवर्नमेंट कुडंट कंप्लीट इवन दिस टेन्योर लाइक द फर्स्ट वन। और पहली दफ़ा की तरह दूसरी बार भी यह हुकूमत ये वाला अपना टारगेट या टेन्योर मुकम्मल नहीं कर सकी। ठीक है। इकोनॉमिक क्रंच एंड जनरल अनरेस्ट इनकरेज्ड द अपोजिशन टू ब्रिंग पीपल ऑन द रोड। और जमात इस्लामी का एक कामयाब धरना इन फ्रंट ऑफ द नेशनल असम्बली के सामने, सिचुएशन डिटीरियोरेटेड टू सच, इस हद तक सूरत हाल बदतरीन हो गई, एन एक्सटेंट दैट द प्रेसिडेंट कुड नॉट वेट मच, के सदर बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सके। बेनज़ीर सेकंड गवर्नमेंट वाज डिसमिस्ड ऑन नवंबर 5, 1996। 5 नवंबर 1996 को दूसरा दौर हुकूमत बेनज़ीर का भी ख़त्म हुआ और उन्हें बरतरफ कर दिया गया अंडर सेक्शन 58(2)B। सेक्शन 58(2)B के तहत कॉन्स्टिट्यूशन की यानी कि कानून के मुताबिक बाय प्रेसिडेंट सरदार फ़ारूक अहमद ख़ान लगारी, सदर फ़ारूक अहमद ख़ान लगारी ने 58(2)B की आइन की दफ़ा के तहत 5 नवंबर 1996 को बेनज़ीर की हुकूमत को बरतरफ कर दिया। ठीक है। और अब नेक्स्ट हम आएंगे पेज नंबर 50। इंतखाबात के नताइज के आम इंतखाबात 3 फरवरी 1997 को मुनक्किद हुए, जिसमें तमाम बड़ी जमातों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN रिटर्न्ड एज द लार्जेस्ट मेजॉरिटी पार्टी इन द नेशनल असम्बली। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो फिर दोबारा से यानी इक़्तिदार में आई, उनको बरतरी हासिल हुई नेशनल असम्बली में। मोहम्मद नवाज शरीफ टुक ओवर एज प्राइम मिनिस्टर फॉर द सेकंड टाइम ऑन फरवरी 17, 1997। 17 फरवरी 1997 को नवाज शरीफ ने दूसरी मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का ओहदा संभाला। इंपॉर्टेंट स्टेप्स इसमें क्या थे? ड्यूरिंग लास्ट 10 years इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेब्ट्स टू बी पेड बाय द country had increased almost 4 times। डेब्ट्स होते हैं ना जी, कर्जे, तो गुज़िश्ता 10 साल में पाकिस्तान की हुकूमत पर बैरूनी और अंदरूनी जो कर्जे थे उनके बोझ में 4 गुना इजाफा हो चुका था। द गवर्नमेंट हैड टू पे ₹39 बिलियन एज इंटरेस्ट। गवर्नमेंट को 39 बिलियन रुपीज़ जो हैं इंटरेस्ट के तौर पर यानी सूद के तौर पर इन फाइनेंशियल ईयर 1995 टू 1996। ठीक है। 1995-96 के जो माली साल थे इनमें हुकूमत को 39 बिलियन रुपए सूद अदा करना पड़ा इन्हीं कर्ज़ों की मद में। ठीक है। नवाज शरीफ स्टार्टेड कर्ज उतारो मुल्क संवारो, रिटायर डेब टू अडोर द कंट्री स्कीम। ठीक है। कर्ज उतारो मुल्क संवारो स्कीम शुरू की नवाज शरीफ ने। ही अपील्ड द नेशन टू कंट्रीब्यूट टू दिस फंड।
उसने अपील की पूरी कौम से कि वो इस फ़ंड में शमूलियत इख्तियार करें, यानी कि कर्ज़ उतारने के लिए सब लोग फ़ंड दें ताकि मुल्क का कर्ज़ा उतारा जाए। पब्लिक रिस्पॉन्स टू हिज अपील, उनकी अपील पर पब्लिक रिस्पॉन्स था वाज एंथुसियास्टिक, बहुत पुरजोश था, बट द स्कीम कुडंट प्रोड्यूस डिज़ायर्ड रिजल्ट्स ड्यू टू द पुअर मैनेजमेंट। लेकिन कमज़ोर हुकूमती जो मैनेजमेंट थी उसकी वजह से ये स्कीम कोई ज़्यादा अच्छे नताइज ना दे सकी, ठीक है, कामयाब नहीं हो सकी। ऑन अप्रैल 1 अप्रैल 1997 को द गवर्नमेंट गॉट 13th अमेंडमेंट बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट। हुकूमत ने बिल हासिल कर लिया पार्लियामेंट से जो कि 13वीं तरमीम के मुताबिक था, यानी कि 13वीं तरमीम की गई कानून में। दिस अमेंडमेंट स्ट्रिप द प्रेसिडेंट ऑफ हिज डिस्क्रिशन टू डिसॉल्व द नेशनल असेंबली एज वेल एज द गवर्नर्स टू डिसॉल्व देयर रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल असेंबलीज। इस तरमीम के तहत सदर के इन इख्तियारात को ख़त्म कर दिया गया जो 8वीं तरमीम के तहत ज़ियाउल हक ने सदर को दिए थे। ये इख्तियारात 1973 के आइन की पार्लिमानी रूह के मुनाफी थे, यानी हमारा जो बेसिक 1973 का आइन है जो कि चला आ रहा है उसके मुताबिक नहीं थी ज़ियाउल हक की ये वाली तरमीम जो कि 8वीं तरमीम थी। उसके ख़िलाफ़ नवाज शरीफ ने अपनी भारी अक्सरियत से फ़ायदा उठाते हुए 1 अप्रैल 1997 को 13वीं तरमीम का बिल पेश किया था पार्लियामेंट में। 13वीं तरमीम में एक और ख़ास बात थी जो कि इसका बहुत अहम हिस्सा था, वो ये था कि सदर का जो कौमी असम्बली को तोड़ने और गवर्नरों का सूबाई असम्बलियों को तोड़ने का इख्तियार ख़त्म कर दिया गया था। प्रेसिडेंट पावर्स टू अपॉइंट द चीफ्स ऑफ द आर्म फोर्सेस ऑन द डिस्क्रिशन विदाउट कंसल्टिंग द प्राइम मिनिस्टर वाज आल्सो टेकन बैक। These extraordinary powers were not part of the original 1973 Constitution. These were rather given to the President by General Mohammad Ziaul Haq under 8th Amendment. इसके अलावा एक और काम ये किया गया था कि सदर का वज़ीर आज़म के मशवरे के बग़ैर मुसल्लह अफवाज जो अफवाज हैं आर्म फोर्सेस हैं के सरबराहों की तकर्रर का इख्तियार भी ख़त्म कर दिया गया था। ये पार्लिमानी जमहूरियत की बालादस्ती का ऐलान था। नवाज शरीफ की दूसरी हुकूमत ने 14वीं तरमीम के ज़रिए कौमी और सूबाई असम्बलियों के अरकान की गैर इखलाकी फ्लोर क्रॉसिंग पर पाबंदी लगाकर हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता भी बंद कर दिया। ड्यूरिंग दिस टेन्योर द गवर्नमेंट आल्सो पास द 14th अमेंडमेंट बिल, एक 14वीं तरमीम का बिल भी इसमें पास किया गया था। दिस बिल स्टॉप द unethical practice of floor crossing by the national and the provincial assembly members. This practice was popularly known as horse trading. नेक्स्ट हमारा है न्यूक्लियर टेस्ट यानी कि एटमी धमाके। इंडिया कंडक्टेड 3 न्यूक्लियर टेस्ट इन पोखरान ऑन May 11, 1998. This disturbed balance of power in the region. इंडिया ने 3 एटमी धमाके 11 मई 1998 को किए पोखरान के मुकाम पर। इसने जनूबी एशिया में जो ताकत का तवाज़न था उसको बिगाड़ दिया। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वाज हार्ड प्रेस टू रेसिप्रोकेट। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है अवाम की तरफ से उनको बहुत ज़्यादा दबाव प्रेशर आया, यानी अवाम की तरफ से मुतालबा आया कि हमारी तरफ से भी एटमी धमाकों का जवाब देना चाहिए। रेसिप्रोकेट का मतलब है कि जवाब दें अब आप भी। नवाज शरीफ मेड हिस्टोरिक डिसीजन। नवाज शरीफ ने एक तारीखी फैसला लिया टू विथस्टैंड ऑल ग्लोबल प्रेशर। पूरी दुनिया के दबाव के बावजूद नवाज शरीफ ने उस वक्त एक फ़ैसला किया एंड गो न्यूक्लियर और न्यूक्लियर यानी कि एटमी धमाके किए। 6 न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्टेड एट चागी बलूचिस्तान ऑन May 28, 1998। 1998 28 मई, ये बहुत इंपॉर्टेंट और ख़ास डेट है। पाकिस्तान ने 6 एटमी धमाके किए चागी जो कि बलूचिस्तान में है उसके मुकाम पर, ठीक है, चागी के मुकाम पर। मेड पाकिस्तान द 7th न्यूक्लियर पावर ऑफ द वर्ल्ड, जिसने पाकिस्तान को 7वीं एटमी ताकत बना दिया पूरी दुनिया में। एंड द फर्स्ट वन इन द मुस्लिम वर्ल्ड, और मुस्लिम दुनिया में सबसे पहली ताकत बना दिया। यानी मुस्लिम ममालिक में सबसे पहला मुल्क था जिसने 6 एटमी धमाके किए और
पूरी दुनिया में जितने ममालिक के पास एटमी ताकत थी उनमें 7वें नंबर पे पाकिस्तान आता था। दिस हिस्टोरिक इवेंट शैटर्ड इंडियन ड्रीम्स ऑफ हेगोमनी इन द रीजन। ये एक तारीखी कारनामा था, भारत का इलाकाई बालादस्ती का ख्वाब चकनाचूर हो गया। डिसमिसल ऑफ नवाज शरीफ सेकंड गवर्नमेंट, दूसरी दफ़ा सेकंड गवर्नमेंट के वक्त नवाज शरीफ की जो बरतरफी थी, नवाज शरीफ वॉज वेरी कॉन्फिडेंट ड्यू टू द हैवी मैंडेट पीपल हैड गिवन हिम इन द लास्ट जनरल इलेक्शंस। नवाज शरीफ आखिरी दफ़ा जो उनके इलेक्शन हुए थे उसमें लोगों की भारी अक्सरियत की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब कि वो मुतमईन थे, ठीक है। He believed that all the institutions of the state should respect this mandate and obey his orders. उन्हें पूरा यकीन था कि इस मैंडेट का एहतराम किया जाएगा और उन्हें इस बात पर भी यकीन था कि रियासत के तमाम इदारों का फ़र्ज़ है कि वो इस मैंडेट का एहतराम करें, ठीक है, क्योंकि अवाम ने इन्हें भारी मैंडेट दिया था। A rift between the civil government and the army chief armed due to कारगिल वार। अब यहाँ पे दरमियान में कारगिल वार आ गई थी, ठीक है, कारगिल की जंग आ गई जिसकी वजह से, ठीक है, मुल्क की शुमाली सरहद पर कारगिल सेक्टर में फ़ौज की कार्रवाई के नतीजे में फ़ौज के सरबराह और सिविल हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए, ठीक है। अब ये दूसरी दफ़ा क्या हुआ कि रिफ्ट होता है इख्तलाफ पैदा हो जाना, ठीक है, नवाज शरीफ उनके दरमियान और फ़ौज के दरमियान इख्तलाफ आ गया कारगिल की जंग की वजह से, ठीक है। द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज मुशर्रफ एट अ टाइम व्हेन ही वाज इन एन एरोप्लेन ऑन हिज वे बैक फ्रॉम अ विजिट अब्रॉड। जनरल परवेज मुशर्रफ, नवाज शरीफ ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज मुशर्रफ की बरतरफी का हुक्म ऐसे वक्त में जारी किया जब वो बजरिया जहाज़ बैरूनी दौरे से वापस पाकिस्तान आ रहे थे। फ़ौज के साथ मैंने आपको बताया ना कि कॉन्फ्लिक्ट उनका कारगिल की जंग पे हो गया था और जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो हैं उनके जो बरतरफी का हुक्म था वो दे दिया था नवाज शरीफ ने उस वक्त, जबकि वो एक प्लेन के ज़रिए बैरून मुल्क के दौरे से वापस पाकिस्तान आ रहे थे, ठीक है। During meantime, the Prime Minister had administered oath to the newly appointed army chief, ठीक है, जो During meantime, the Prime Minister had administered oath to the newly appointed army chief. इसी वक्त, बिल्कुल उसी टाइम पर जब नए आर्मी चीफ का जो इंतखाब था वो कर रहे थे, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ सीनियर आर्मी ऑफिसर प्रिवेंटेड द न्यूली अपॉइंटेड आर्मी चीफ फ्रॉम टेकिंग चार्ज ऑफ ड्यूटीज, कंडक्टेड सेफ लैंडिंग ऑफ परवेज मुशर्रफ प्लेन इन कराची and announced that the Prime Minister was dismissed and put under house arrest. अच्छा, ये क्या हुआ कि गेम इस तरह से उलट गई कि नवाज शरीफ साहब ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ की बरतरफी की ऑर्डर जारी किए थे और उनकी जगह एक नए उन्होंने अपॉइंट किए थे आर्मी चीफ, ठीक है। लेकिन फ़ौज की बहुत बड़ी अक्सरियत जो थी उन बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स को बर वक्त इस चीज़ की इत्तला हो गई और उन्होंने क्या किया कि उनकी हमायत ज़्यादातर परवेज़ मुशर्रफ के साथ थी, तो उन्होंने उनको बाहिफाजत जो है उनकी लैंडिंग करवा दी उनके जहाज़ की कराची में, ठीक है, और अनाउंस कर दिया कि नवाज शरीफ बरतरफ कर दिए गए हैं, यानी कि उन्होंने आकर नवाज शरीफ को बरतरफ कर दिया, पुट अंडर हाउस अरेस्ट, यानी कि उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ टुक ओवर एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो हैं उन्होंने फौरी तौर पर मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा संभाल लिया अक्टूबर 12, 1999 में, ठीक है, 12 अक्टूबर 1999 में हुआ ऐसा। नवाज शरीफ एंड हिज क्लोज फ्रेंड्स वर अरेस्टेड। नवाज शरीफ और उनके करीबी साथियों को अरेस्ट कर लिया गया, यानी कि गिरफ्तार कर लिया गया। द प्राइम मिनिस्टर वॉज इंडिक्टेड अंडर द सो कॉल्ड प्लेन हाईजैकिंग केस।